डेन न्यूज़ की खबरों के साथ जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारे Facebook पेज को लाइक करें। नमस्कार, स्वागत है आपका डेन न्यूज़ में और दिन भर की तमाम खबरों के साथ मैं हूं आरती सिंह। सोमवार की देर रात कांटी थाना अंतर्गत पानापुर ओपी करियात क्षेत्र के भेड़ियाही सोती में 10 धुर जमीन के लिए होमगार्ड पप्पू दुबे के बेटे सोनू कुमार को बाइक सवार बदमाशों ने गोली मार दी है। 2 गोली युवक के पेट में और एक बाएं बाजू में लगी है। स्थानीय व ग्रामीण की मदद से उसे बैरिया स्थित एक निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया है। वह इलाजरत है। कांटी पुलिस को युवक ने पूरे घटनाक्रम की जानकारी दी है। साथ ही बताया है कि एक रिश्तेदार के इशारे पर उसकी हत्या करने की नीयत से उस पर देर रात फायरिंग की गई। वह चालक का काम करता है। देर रात अपने चरपहिया से सिल्लीगुड़ी से लौटा ही था। इससे पूर्व सभी ने घात लगाकर उस पर हमला कर दिया। पानापुर ओपी पुलिस मामले की गहनता से छानबीन में जुट गई है। आरोपित फरार बताए गए हैं। होमगार्ड पप्पू दुबे ने बताया कि उसका जमीनी विवाद उसके सहोदर भाई से चल रहा है। वह फौज में है, सिल्लीगुड़ी में वर्तमान में तैनात है। पप्पू दुबे ने बताया कि 4 महीने पूर्व उसे भाई ने एक ग्रामीण से ही उसके हिस्से की जमीन करीब 10 धुर बेच दिया है। बेचने से पूर्व इसने सहमति नहीं ली। वह जमीन पुश्तैनी है, इसमें इनका भी हिस्सा है, जिसे वह एक ग्रामीण से ही बेच दिया। फिलहाल उक्त जमीन पर इनका ही कब्जा है। कब्जा हटाने के लिए सोनू पर देर रात जानलेवा हमला किया गया और गोली मारी गई। वहीं कांटी पुलिस मामले की छानबीन में जुट गई है। मामला जमीन जबरदस्ती मेरे चाचा से लिखवा लिया हुआ। अच्छा। कहीं से आ रहे तो वहीं में रात के अंधेरे में पकड़ लिया। सब मुँह बांध के आ रहा था, उसी समय गोली मारा। कौन मारा गोली? नहीं पहचानते। मुँह बांध के आया था। क्या आदमी था? 3-4 आदमी। क्या बोला? आया था क्या बोला? और आया पीछे से गाड़ी को ठोकर मार दिया। हम गिर गए और गोली फायरिंग करने लगा। किससे दुश्मनी चल रहा है आपको जमीन को लेकर? दिलीप दुबे। दिलीप दुबे। क्या लग रहा है वही लोग करवाए हैं? हाँ। कितना जमीन है आपका? 10 धुर। 10 धुर। कहाँ पर जमीन है? गाँव में। कौन गाँव? भेड़ियाही सोती। वो लोग क्या चाह रहा था वो जमीन को लेना? पहले ऑफर दिया था क्या? वो चुप्पे लिखा लिया। हम लोगों को मालूम होने से पहले ही ले लिया। लिखवा लिया है? किससे लिखवाया? मेरे चाचा से। तो कल जो आया था मतलब हत्या करने की साजिश थी? पूरा हत्या करने की साजिश थी। क्या गोली मारा आपको? 2 गोली। 2 फायरिंग किया, 2 मारा। क्यों मारना चाहता है आखिर में? इतना तो नहीं बता सकते। लूटपाट भी किया था आपके साथ? मोबाइल छीन लिया। मोबाइल छीन लिया। पहचान नहीं पाए कौन लोग थे? कौन बाइक से थे वो लोग? पल्सर से, ग्लैमर से। क्या नाम है आपका? सोनू कुमार। क्या करते हैं? ड्राइवरी करते हैं कहाँ? गांव में। पिता क्या नाम है? पप्पू दुबे। क्या करते हैं? पुलिस में है। कहाँ पे? गया घाट। गया घाट में। सदर पुलिस को बड़ी कामयाबी हाथ लगी है। पुलिस ने खबरा स्थित भेल कॉलोनी इलाके में सोमवार को छापेमारी कर एटीएम फ्रॉड गिरोह का उद्भेदन किया है। पुलिस ने गिरोह के मास्टरमाइंड सहित 6 शातिरों को गिरफ्तार कर लिया है। इनके पास से दर्जनों एटीएम कार्ड, डेबिट कार्ड, पेटीएम कार्ड, एटीएम क्लोन मशीन, स्कैनर मशीन, एक लैपटॉप, 25,000 रुपए, 6 मोबाइल बिना नंबर सहित 4 बाइक व मादक पदार्थ जब्त किए गए हैं। सभी से पूछताछ के दौरान पुलिस को काफी अहम जानकारी मिली है। गिरफ्तार आरोपितों में मीनापुर थाना के पानापुर ओपी अंतर्गत रेपुरा गांव निवासी गुड्डू कुमार, कुढ़न्नी थाना के मोहनपुर गांव निवासी अभिषेक कुमार, पारू थाना के जगन्नाथपुर नगवा गांव निवासी अभिषेक कुमार, सरैया थाना के राजा रामपुर निवासी रोशन कुमार, वैशाली जिले के बेलसर ओपी क्षेत्र के मौजा पकड़ी निवासी विक्की कुमार, सरैया थाना क्षेत्र के छितरी गांव निवासी सौरभ कुमार शामिल है। बताया जाता है कि ये लोग भेल कॉलोनी इलाके में कुछ दिन से किराए के मकान लेकर रहते थे। यहीं से गैंग का संचालन भी करते थे। पूछताछ के बाद सभी आरोपितों को जेल भेज दिया गया है। थानेदार संजीव कुमार सिंह निराला ने बताया कि गुप्त सूचना पर कार्रवाई करते हुए सभी को गिरफ्तार किया गया है। इनके पास से रुपए
बाइक, एटीएम कार्ड, स्कैनर मशीन, मादक पदार्थ सहित कई चीजें बरामद की गई हैं। जानकारी ये है कि सुबह में हमारे सदर थाना के गश्ती पदाधिकारी मॉर्निंग गश्ती में थे, तो राम दयालु में थे, तो गुप्त सूचना मिली कि एटीएम फ्रॉड गिरोह के लोग कुछ खबड़ा में भाड़े के मकान में रह रहे हैं। तो वो अपने ये सूचना का सत्यापन करने के लिए वरीय पदाधिकारी को सूचित करते हुए वहाँ गए, तो छापामारी किए। छापामारी में उस ये घर में छापामारी में वहाँ वो सभी थे। जब उनका सर्च किया गया तो एटीएम एक स्कैनर मशीन मिला, एक और एटीएम स्कैनर का पार्ट मिला, एक लैपटॉप मिला और छः मोबाइल मिला उनके पास से, 6 एटीएम कार्ड मिला। और जब उनके बॉडी का सर्च किया गया तो उनके पास से चरस भी मिला। कैसे ऑपरेट करते थे शहर में ये लोग? ये लोग भोली भाली जनता का किसी तरह एटीएम कार्ड ये किसी बहाने से करके और उसका क्लोन तैयार करके और उनका पैसा उनके अकाउंट से गायब कर देते थे। इसमें से बड़ा कौन है सबसे? इसमें गुड्डू रजक है जो मीनापुर का है, वो है। और इसमें और 4 जो हैं ये पहले भी एटीएम फ्रॉड में जेल जा चुके हैं। ये पंकज सैनी से जुड़ा हुआ है ये लोग? ऐसा हो सकता है, ये अनुसंधान का पार्ट है, हो सकता है कि वो उसी गिरोह से कनेक्टेड हो, पंकज सैनी ग्रुप से। तो क्या कार्रवाई कर रहे हैं? अब इसको अंजाम तक पहुंचा देना है। जेल भेज रहे हैं? आज जेल जाएगा, इसको अंजाम तक पहुंचा। और भी गिरोह का खुलासा हो सकता है इसके निशानदेही? हाँ, इसके निशानदेही पर और भी हो सकती है। कंटेनमेंट जोन में बेवजह घूम रहे लोगों की मंगलवार को पुलिस ने जमकर खबर ली। कई दिनों से जिला प्रशासन को यह सूचना मिल रही थी कि साहू रोड में कंटेनमेंट जोन के नाम पर मजाक किया जा रहा है। सूचना के बाद मजिस्ट्रेट के साथ नगर पुलिस भी रिएक्शन में आई और बगैर मास्क के घूम रहे कई लोगों का चालान काटा। कंटेनमेंट जोन के बाहर वाले इलाके में भी कई दुकानदारों का चालान काटा गया। बगैर मास्क बाइक सवार कई लोगों का भी चालान काटा गया। इतना ही नहीं, पुलिस ने इन सभी से उठक बैठक भी कराया। पुलिस लगातार लोगों से अपील कर रही है कि बगैर मास्क के घर से बाहर ना निकले, लेकिन इसके बावजूद भी लोग आदत से बाज नहीं आ रहे हैं और बगैर मास्क के ही घर से बाहर निकल जा रहे हैं। पुरुष के साथ साथ महिलाएं भी मास्क को लेकर अनदेखी कर रही हैं। पुलिस ने इनको भी नहीं बख्शा। बगैर मास्क लगाए कई छात्राओं का भी पुलिस ने चालान काट दिया। अभी तो निर्देश मिला है कि जो कंटेनमेंट जोन के अंदर जितने भी दुकान हैं, इसेंशियल सर्विस छोड़ करके अगर वो खुलते हैं तो उनको सील किया जाना है। जो मास्क नहीं लगाए हुए हैं उनके ऊपर फाइन किया जाना है 50 रुपये। बाकी और बहुत सारी बातें बताई गई है। कई लोगों को बगैर बाइक से चल रहे हो बगैर मास्क का पकड़े गए, आपको चालान कटा गया, क्या कुछ है? तो ये चूँकि कंटेनमेंट एरिया के आसपास है और मास्क लगाना बहुत ही ज़रूरी है, जैसे ही गाइडलाइन जारी किया गया है, तो इसलिए ज़रूरी है। उसी के आधार पे फाइन करने का निर्देश दिया गया। कितने लोगों का किया गया है? आज लगभग अभी तक 6 लोगों का किया गया है। आगे भी जारी रहेगा। कंटेनमेंट जोन को लोग मजाक बना दिया है। वही तो देख रहे हैं। सुबह सुबह हम इसको लॉक किए थे, फिर कोई खोल दिया, आ जा रहा है। यहाँ गार्ड की ज़रूरत है। हम रिक्वेस्ट करेंगे अपने सीनियर से कि यहाँ एक तो गार्ड देंगे और एंट्रेंस और एग्जिट एक ही साइड हो। कंटेनमेंट जोन में कई लोग चोरी चोरी दुकान भी चला रहे हैं, उनके लिए क्या मैसेज होगा? नहीं, हम लोग बराबर निगरानी रख रहे हैं। ऐसा अगर कोई मामला प्रकाश में आता है उसके ऊपर सही कार्रवाई की जाएगी। दुकान सील होगी? हाँ, बिल्कुल सील होगी। दुकान तक खुलने का क्या समय निर्धारित किया गया रात्रि? दुकान खुलने का समय तो अभी जो गाइडलाइन जारी की है उसके अनुसार तो 10 से 5 है, लेकिन अभी जो जिला स्तर पे जो आदेश निकला है अभी उसके बारे में अभी हम कंफर्म नहीं बता सकते हैं। 10 से 10 है, 10 से 9 है शायद। 10 से 9। बाकी सैटरडे संडे तो संपूर्ण लॉकडाउन रहेगा। जिले में बूढ़ी गंडक और बागमती अभी भी खतरे के निशान से ऊपर बनी हुई है, जिससे अभी भी जिले के 13 प्रखंड इस वक्त बाढ़ के गंभीर हालात से जूझ रहे हैं। जिले के बाढ़ के हालात को लेकर जानकारी देते हुए डीएम चंद्रशेखर सिंह ने बताया कि इस बार बूढ़ी गंडक 1987 के बाद के अपने सर्वोच्च स्तर तक पहुंच गई थी, जिससे इस बार बाढ़ के हालात काफी भयावह रही है। विशेषकर मुरौल में तिरहुत तटबंध के टूटने से न सिर्फ सबसे अधिक नुकसान हुआ है, बल्कि एक बड़ी आबादी भी बाढ़ की चपेट में आई है, जहां युद्ध स्तर राहत और बचाव का काम चल रहा है।
जिलाधिकारी मुजफ्फरपुर ने बताया है कि गंडक नदी और बागमती के जलस्तर में कमी देखी जा रही है, लेकिन बूढ़ी गंडक नदी अभी भी अपने सर्वोच्च जलस्तर पर बनी हुई है, जिससे मीनापुर प्रखंड में अभी भी पानी का काफी दबाव बना हुआ है। वहीं डीएम ने कहा कि फिलहाल बाढ़ की स्थिति पर नजर रखी जा रही है, जलस्तर का घटना जारी है। कैचमेंट एरिया में बारिश नहीं हुई है। चनपटिया में बूढ़ी गंडक नदी खतरे के निशान से नीचे आ गई है। अगले 3 दिन में जिले में बूढ़ी गंडक का जलस्तर और भी घटेगा। बावजूद इसके जिला प्रशासन की हालात पर पैनी नजर बनी हुई है। पदाधिकारियों को अभी भी अलर्ट मोड में रहने का निर्देश दिया गया है। डीएम ने लोगों से अपील की है कि वे परेशान न हो और अफवाहों से बचें। किसी भी स्थिति से निपटने के लिए जिला प्रशासन तैयार है। मुरौल में तिरहुत नहर हमारी जो है मुजफ्फरपुर जिले में, वो जहाँ गंडक बूढ़ी गंडक नदी से मिलती है, उससे लगभग 500 मीटर पहले जो है उसका तटबंध दाएं तरफ टूट गया था और उसको काफ़ी ज़्यादा कटा हुआ था, पानी निकल रहा था वहाँ से। और वहाँ एक छोटी पुलिया है जिससे होकर के पानी निकल रहा था। और उसके बाद उसका बायां तटबंध भी कटाव हो रहा था, तो उसको बचाने के लिए जो है दायां तटबंध जहाँ टूटा हुआ था वहीं उसे और थोड़ा क्लियर किया गया था ताकि पानी उधर निकले और बायां तटबंध को बचाया जा सके। और उसके बाद वो उसी क्रम में जो है पुल के ऊपर साइड में भी एक दूसरे जगह टूट गया दायां तटबंध तिरहुत नहर का। उससे हमारी जो है मुरौल प्रखंड की 3-4 पंचायतें, जिसमें पिलखी और 2-3 पंचायत और हैं, और सकरा प्रखंड की कुछ पंचायतें ज़्यादा प्रभावित हुई हैं। और फिर उसी दिन रात में लगभग 12 बजे हम लोगों का जो बायां तटबंध था तिरहुत नहर का, वो भी जहां कटाव हो रहा था उसको बचाने का भरपूर प्रयास किया गया, तो वो भी टूट गया था। लेकिन उसमें प्रवाह कम है, इसलिए उससे ज़्यादा नुकसान नहीं हुआ है। आसपास के पंचायत जो वही बस प्रभावित हुई। लेकिन जो दायां तटबंध टूटा है उससे हम लोगों के यहाँ ज़्यादा नुकसान हुआ है, फसल का विशेष करके। और बाकी लोग विस्थापित भी हुए हैं, तो हम लोग उनके लिए जो जरूरी व्यवस्था है उसको हम लोग कर रहे हैं। सकरा, मुरौल और कुढ़नी, ये 3 प्रखंड अभी तक बाढ़ प्रभावित नहीं थे, पर अब वहाँ भी बाढ़ का खतरा बढ़ रहा है। तो कुल अब कितने प्रखंड बाढ़ से प्रभावित हैं? अभी तो हम लोगों के पूरे 13 प्रखंड प्रभावित हैं। इस बार बहुत अप्रत्याशित रूप से पानी आया है नदियों में, और जो 1987 का रिकॉर्ड था लगभग उसके बराबर पानी आया है। गंडक नदी जो है वो 1987 के रिकॉर्ड से भी ऊपर चली गई थी। और उसके बाद जो हम लोगों की बूढ़ी गंडक नदी है, ये भी जो है 1987 का जो उच्चतम स्तर था उससे मात्र 24-25 सेंटीमीटर ही नीचे रही, वहाँ तक पहुँच गई थी। लेकिन इस बार ये हुआ कि बहुत ज़्यादा लंबे समय तक ये पानी बना रहा, कंस्टेंट रहा, घटा नहीं, जिसके कारण काफ़ी दबाव रहा। तो बूढ़ी गंडक से हमारे जो प्रखंड ज़्यादा प्रभावित हैं उसमें मीनापुर, हमारा मुसहरी, मुरौल, ये सब ज़्यादा प्रभावित हैं। उसका पानी सकरा में भी गया है। और इसके साथ साथ बागमती नदी से जो प्रभावित हुए थे हम लोगों के प्रखंड, उसमें औराई, कटरा और गाय घाट हैं। बागमती नदी का पानी बहुत कम हुआ है बहुत तेज़ी से, तो वहाँ रिलीफ मिली है लोगों को। और जो गंडक का था उसमें हमारा साहबगंज, पारू प्रखंड प्रभावित थे ज़्यादा, वहाँ भी पानी घटा है, खतरे के निशान से नीचे गंडक नदी गई है, तो वहाँ भी लोगों को राहत मिली है। और अभी जो बूढ़ी गंडक नदी है इसका जलस्तर काफ़ी ऊंचा बना हुआ है। ये लगातार कल से घटना शुरू हुआ है, लगभग 1 फीट घटा है। अभी उम्मीद है कि 3 दिन में ये खतरे के निशान से नीचे जाएगा। तो आसपास के इलाकों में जो शहरी क्षेत्र में या आसपास के प्रखंडों में, पंचायतों में जो पानी भरा हुआ है, ये जब खतरे के निशान से नीचे बूढ़ी गंडक नदी जाएगी तो उसमें वापस से पानी ड्रेन आउट होगा, तो हम लोगों को राहत मिलने की उम्मीद है। 7 युवकों की अभी तक जिले में डूबकर मौत हो चुकी है, तो इसकी सूचना आ रही है। यानी कुछ जगहों पर हम लोगों को सूचना प्राप्त हुई है, उसको हम लोग मॉनिटर कर रहे हैं। जो प्रक्रिया है उसको अपनाते हुए, और उनको जो राहत अनुदान हम लोगों की तरफ से दिया जाना है वो हम लोग दे रहे हैं। मुजफ्फरपुर में जाप सुप्रीमो पप्पू यादव ने एक बार फिर बिहार सरकार पर बाढ़ राहत को लेकर सवाल उठाया है। जाप सुप्रीमो ने कहा कि आज सरकार ने पिछले 10 दिनों से बाढ़ पीड़ितों को उनके हाल पर मरने के लिए छोड़ दिया है, जहां अभी भी खुले में बांध एवं सड़क के बीच बाढ़ पीड़ित लोग अंधेरे में सांप बिच्छुओं के बीच रात बिता रहे हैं। लेकिन सत्ता में बैठे नेताओं और नौकरशाहों को इन पीड़ितों के दर्द से कोई मतलब नहीं है। अगर सरकार वाकई इन बाढ़ पीड़ितों के दर्द को महसूस करना चाहती है तो सभी नौकरशाहों और मंत्रियों को 3 दिन तक बाढ़ पीड़ितों के साथ रहना अनिवार्य किया जाए, तब जाकर इन लोगों को बाढ़ पीड़ितों की तकलीफ का सही अंदाजा हो पाएगा।
सिर्फ पटना में इसी कार्यालय में बैठकर हालात की समीक्षा से कुछ होने वाला नहीं है। इससे पहले आज जाप सुप्रीमो ने मुजफ्फरपुर के बाढ़ प्रभावित कटरा प्रखंड का निरीक्षण किया, जिसके बाद मुजफ्फरपुर पहुंचे जाप सुप्रीमो पप्पू यादव मीडिया से मुखातिब हुए थे। 70 सालों में लगता ही नहीं कि औराई में आज़ादी मिली। वैसे तो बिहार और बिहारी को कभी आज़ादी नहीं मिली। गाली बोली, लात, कभी गुजरात में, कभी मणिपुर में, कभी सड़कों पर 1400 किलोमीटर। कोरोना वायरस के महासंक्रमण ने हमारी औकात बता दी कि पूरे भारत में बिहारियों की कोई औकात नहीं है। हमारी जिंदगी जानवर से बदतर बीतता है। जो हमने सीआरपी कैंप के बाहर में, ना तो किसी कैंप में जनरेटर है, ना तो कहीं पर पन्नी दी गई, ना चापाकल है। हमने निर्णय लिया कल 5 चापाकल वहाँ पर और 40 केवी का एक बड़ा जनरेटर यहाँ से वहाँ लगेगा। राशन की व्यवस्था हम करेंगे। बाढ़ क्षेत्र घोषित और बाढ़ से मुक्ति और हर किसानों की ऋण माफ और किसानों को 20,000 रुपये का मुआवजा, ये जब तक नहीं लेंगे तब तक हम चैन से नहीं बैठेंगे। इन नेताओं को घर में बैठे पॉजिटिव हो रहा है और मैंने गरीब को देखा कि वो कोरोना से ज्यादा खतरनाक नेता है। नेता से बड़ा खतरनाक कोरोना वायरस नहीं हो सकता। कोरोना वायरस तो आज है, कल वैसलीन आएगा, खत्म हो जाएगा। नेताओं के लिए कौन सा वैसलीन पैदा करेंगे ये लोग, जो जिंदा मार दिया है लोगों को, जिसने जिंदगी छीन ली है गरीबों की, जो सिर्फ लूटते हैं। बाढ़ जैसी चीजें, सुखाड़ जैसी चीजें नेताओं के लूट का सबसे बड़ा कारण है। मैं उसे, ये जो आज गरीबी है वो नेताओं की देन है। ये जो माफिया अपराधी बलात्कार है नेताओं की देन है। ये जो डिजास्टर है नेताओं की देन है। ये आम आदमी की जिंदगी जो बेरोजगारी है नेताओं की देन है। नेता से बड़ा कोरोना वायरस कोई नहीं है। हमें उससे उस कोरोना वायरस से लड़ना होगा। इससे तो बच जाएंगे। इससे एसी में बैठने वाला जो लोग हैं उसी को कोरोना धर रहा है, धूप में नहीं। इसीलिए लड़ाई आर पार की है। और आई से कटरा, कटरा से दरभंगा बाढ़ क्षेत्र घोषित करना होगा। और नीतीश कुमार, आप पूरा मंत्रिमंडल को लेके और विपक्ष अपना पूरा परिवार को लेके एक बार रोड पर पन्नी में जो 10 दिनों से लोग हैं बिना बिजली और पानी के, 3 दिन मात्र आप रहिए, आप रह के दिखा दीजिए। पप्पू यादव आजीवन आपकी गुलामी खटेगी, या नहीं तो राजनीति छोड़ दीजिए। बिहार की एक बड़ी आबादी जो है इस समय बाढ़ से प्रभावित है और कोरोना से भी बिहार प्रभावित है, लेकिन विधानसभा का सत्र कल बुलाया गया, लेकिन कोई ठोस कदम नहीं उठाएगा। सर, कोरोना और बाढ़ को डाइवर्ट करने के लिए सुशांत के मुद्दे, सुशांत पर पप्पू यादव फर्स्ट दिन से कह रहा है सीबीआई, और उनके फादर, उनका परिवार कह रहा है सीबीआई इंक्वायरी में नहीं जाएंगे। क्या कारण है? कौन सी साजिश है? सीबीआई, उसकी बहन कह रही है कि हमको न्याय चाहिए, और उनका बिहार में जो परिजन है वो कहता है कि नहीं, आत्महत्या को जांच करा दीजिए। डाइवर्ट किया जा रहा है। रिया इन्वॉल्व है, लेकिन उसमें अंडरवर्ल्ड भी है, महेश भट्ट भी है, उसमें बहुत सारे लोग भी हैं। मैं पूरी इंक्वायरी चाहता हूँ। कोरोना और बाढ़ को डाइवर्ट कल किया गया सत्ता पक्ष और विपक्ष के द्वारा। इन लोगों ने बाढ़ क्षेत्र पर घोषणा कुछ नहीं की। नहीं, वो तो जबरदस्ती भेज दिया गया। वो गलती किया महाराष्ट्र की सरकार ने। आपको जो राइट है वो आप करिए, लेकिन आप किसी एसपी को इस तरह नहीं कर सकते। 1.5 महीना के बाद केस होता है क्या? पप्पू यादव 1.5 महीना पहले इस बात को बोला, और आज तक एक बार चिट्ठी नीतीश ने नहीं लिखा, न बात किया किसी मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री से, न ही मिलने गया उसके परिवार से। अकेला पप्पू यादव आज तक गया। सवाल सुशांत का नहीं है, सवाल बाढ़ का है।
मैटर चेंज कर रहा है। सर वो सीबीआई इंक्वायरी अपने जगह पर है, लेकिन यहाँ जो हालात है कोरोना वायरस और बाढ़, इस पर कल कोई चर्चा नहीं हुई और दोनों मस्त हो गए। एक हफ्ता में राशन कार्ड इशू करवा रहे थे, अभी तक 4 महीने हो गया, अभी तक इसीलिए लड़ाई आर पार की है। बाढ़ क्षेत्र, मुआवजा, सुशांत की लड़ाई, उसके मौत पर राजनीति नीतीश कुमार और विपक्ष करना बंद करे। वो लड़ाई हम लड़ लेंगे, हाईकोर्ट में फाइल कर चुके हैं। जिले के अहियापुर स्थित झपहा पंचायत के वार्ड नंबर 13 के बाढ़ पीड़ित सैकड़ों ग्रामीणों ने बाढ़ राहत सामग्री नहीं मिलने से आक्रोशित होकर मुजफ्फरपुर दरभंगा मुख्य मार्ग को घंटों जाम कर विरोध प्रदर्शन किया। वहीं ग्रामीणों ने बताया कि उनके पंचायत के दर्जनों गांव में बाढ़ का पानी तेजी से फैल रहा है। सैकड़ों घर बाढ़ के पानी से डूब रहे हैं। सड़कों पर घुटने भर पानी लगा हुआ है। लोगों को आने जाने के साथ भोजन और शौचालय की भी सुविधा नहीं है। कई परिवार बाढ़ के पानी के कारण बेघर हो गए हैं। समस्या के निवारण के लिए स्थानीय जनप्रतिनिधियों ने कोई पहल नहीं की है और न ही सरकार की तरफ से कोई सुविधा मिली है, जिससे आक्रोशित ग्रामीणों ने सड़क जाम कर दिया है। वहीं जाम की सूचना पर अहियापुर थाना की पुलिस आक्रोशित ग्रामीणों को समझाने के प्रयास में लगी है और वाहनों की लंबी कतार एनएच पर लग गई है। एक्चुअली क्या है कि मेरे गांव में जो है ना, मतलब इतना पानी भरा हुआ है रोड पे, इतना पानी घर के अंदर है कि ना कुछ खाने के लिए है, ना कुछ हम लोगों को जो है सो पहनने के लिए, जो भी कपड़ा था सब भीग गया। और ऊपर जो छत है उसके नीचे से पानी चल रहा है, यानी रहने का कुछ भी बंदोबस्त नहीं, खाने का कुछ भी बंदोबस्त नहीं है। सड़क जाम करने क्यों की है? सड़क जाम करने का ये वजह है कि हम लोगों को सुविधा अच्छा दे, क्योंकि एक्चुअली क्या है कि जो मुखिया और सरपंच और जो भी है हम लोगों का, वो बराबर जो है सो ध्यान नहीं दे रहा है। इसीलिए जो है सो हम लोगों ने जो है सो सड़क जाम करने का जो है सो एक बाथरूम जाने का कोई व्यवस्था नहीं है, न पानी का कोई व्यवस्था है, कल पूरा डूबा हुआ है, हम लोग को कुछ सब डूबा हुआ है, वही हम लोग को कोई व्यवस्था नहीं। और मुखिया जी को बोलते हैं क्या, जिसके घर में इतना पानी होगा उसी को कुछ मिलेगा, तो बाकी बात का कोई व्यवस्था नहीं होगा। पानी का भी व्यवस्था नहीं है, लेटरिन बाथरूम जाने का बहुत दिक्कत है, आगे पीछे पूरा फुल है पानी, किधर जाया जाएगा, यही सब समस्या है। और कोई प्रतिनिधि नहीं आ रहा है। काम करे हुए हैं जो सब लोग दहा हुआ है, कोई कुछ नहीं देता। मुखिया हमको सबको वार्ड में कुछ नहीं सुनवाई है। क्या परेशानी हो रही है? पानी घर में ढुका हुआ है, माल जाल रोड में जलता है, आदमी भूखे मरता है। कि सर हम लोग डूबे हुए हैं, घर में पानी है, दिल पर पानी है, घर गिरा हुआ है, खाने के लिए कोई व्यवस्था नहीं है। इसके लिए सड़क जाम कर लीजिएगा। सड़क जाम किए हैं कि भूखमरी कई दिन माल जाल लेकर के कहाँ भागे, कोई व्यवस्था नहीं है, न राशन पानी मिल रहा है। आवेदन भी दिए हैं तो उसमें भी राशन सबको मिला है। हमको प्रतिनिधि, स्थानीय प्रतिनिधि कुछ किए हैं कि नहीं अभी तक? जी कुछ नहीं मिला है। जिले में बढ़ते बाढ़ के खतरे, शहर में लगे जल जमाव और कोरोना संक्रमण को लेकर भाकपा माले के कार्यकर्ताओं ने जेल चौक पर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का पुतला फूंका। भाकपा माले के नगर सचिव सूरज कुमार सिंह ने बताया कि पूरे जिले में कोरोना संक्रमितों की संख्या बढ़ती ही जा रही है। कोरोना संक्रमण के इलाज के नाम पर सरकार आंकड़ों का खेल खेल रही है। वहीं बाढ़ राहत के नाम पर सिर्फ खाना पूर्ति की जा रही है। अगर सही मायनों में बाढ़ पीड़ितों को राहत उपलब्ध होती तो क्या बाढ़ पीड़ित सड़कें जाम कर रहे होते? मुख्यमंत्री क्वारंटीन हो गए हैं, कहीं नजर नहीं आ रहे हैं। इन मामलों में सरकार की उदासीनता से आक्रोशित भाकपा माले के कार्यकर्ताओं ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का पुतला फूंका और सरकार के खिलाफ जमकर विरोध प्रदर्शन किया। पूरा बिहार कोरोना की महामारी को झेल रहा है, उसमें सरकार पूरी तौर पर फेल है। सरकार कहीं भी नजर नहीं आ रही है। पूरा स्वास्थ्य जो पूरा महकमा है वो पूरा चरमरा गया हुआ है। जो कोरोना का जो स्पेशलिस्ट जो हॉस्पिटल है NMCH, उसकी दशा यही है कि अगर NMCH में कोई अगर दाखिला अगर ले लिया तो उस पेशेंट को मर कर ही बाहर निकलना है, वो जिंदा पेशेंट नहीं निकलता है। पूरा आज पूरे उत्तर बिहार पूरा बाढ़ के भयंकर चपेट में है। यहाँ बगल में इस जगह जहाँ पर कार्यक्रम हो रहा है, बगल में छीट भगवतीपुर का इलाका है, सैकड़ों गरीब परिवारों डूबा हुआ है उस बाढ़ में, लेकिन सरकार का कोई तंत्र काम नहीं करता। सरकार कहाँ बैठी हुई है, सरकार क्या काम करती है, किसी को कुछ समझ में नहीं आ रहा है। बाढ़ में डूबे हुए परिवार के लोग अपना व्यवस्था कर रहे हैं, बांध पर किसी तरीके से शरण लेकर वहाँ पर अपने परिवार के साथ लोग रह रहे हैं। और ये शहर ठीक मेरे पीछे देख लीजिए, ये मुजफ्फरपुर पूसा मुख्य सड़क मार्ग है। वहाँ पर
जब गड्ढा सड़क पर ज्यादा हो गया तो आम लोगों ने वहां पर लाके वो बांस का एक चचरी नुमा रख दिया, कोई गिरे नहीं। और मैं आपको बता दूं कि कल से लेकर आज तक वहां पर कितने ही लोग परिवार के साथ गिर चुके हैं। कल रक्षाबंधन था और कल मैंने देखा कि वहां पर उस समय जो महिला और पुरुष दोनों जो गाड़ी से जा रहे थे वो लोग उस सड़क पे गिरे हैं जिनका मुंह फट गया है। इस शहर के नगर विकास मंत्री हैं, शहर के नगर विकास मंत्री हैं, पता नहीं इस शहर को किसकी नजर लग गई कि ये नगर विकास मंत्री बन गए। ये शहर पहले जैसा था उससे भी ये शहर बुरी स्थिति में चला गया है। उत्तर और पूर्व बिहार को मुख्यमंत्री जी बाढ़ग्रस्त क्षेत्र घोषित करें। और चूंकि ये नकारा नगर विकास मंत्री है, हम लोगों ने इनसे इस्तीफा मांगा लेकिन इन्होंने इस्तीफा नहीं दिया, जबकि 2 ही महीना बचा हुआ है टर्म, 2 ही महीना सिर्फ बचे हुए हैं, लेकिन उसके बावजूद भी इन्होंने इस्तीफा नहीं दिया। मुख्यमंत्री जी से मांग हम लोग किए हैं कि मुख्यमंत्री जी इस नकारा नगर विकास मंत्री को बर्खास्त करिए और ये शहर को जो नर्क बन गया हुआ है, शहर को नर्क बनने से बचाइए, लोगों की जान और माल की हिफाजत करिए। मंगलवार को बालूघाट ब्रह्मस्थान के पास शराब पीने का विरोध करना अशोक रजक को महंगा पड़ गया। पास के ही सूरज सहनी और रवि सहनी ने अशोक, मनीष और रोहित की जमकर पिटाई कर दी। अशोक ने बताया कि इन लोगों के द्वारा शराब पीकर हर दिन मारपीट की जाती है। फिलहाल अशोक ने सूरज और रवि पर मारपीट का आरोप लगाते हुए सिकंदरपुर ओपी थाने में शिकायत दर्ज करवाई है। वहीं पुलिस पूरे मामले की जांच कर रही है। वो दारू पी के आया है रात में, यहाँ पे बाजा वजा शिवलिंग उलिंग बैठाए हुए थे, उसीलिए आके सोमाली बैठाए हुए थे, उसीलिए आके दारू पी के बाजा पे डांस उन्स कर रहा था, मारपीट कर रहा था। कौन? सूरज है और रवि। क्या कहता है सर? वो सब कहता है कि बस पी के आता है, हर बार वैसा ही करता है। तो कौन हो गए लोग, दबंग है क्या? हाँ, सब बगल के हैं, सब दारू पीता है, उसके बाद एकदम अथी हो जाता है, एक हो जाता है सब मिल के। दारू माफिया भी है? दारू माफिया भी है? हाँ, दारू माफिया। क्या कहता है? पी के आता है, दारू बेचवाता है, अथी करता है, अब मारता है। क्या नाम है आपका? मेरा नाम अशोक। किसको मारा है? हमको मारा है, ये सबको मारा है। नाम बताइए सबका। ये रोहित है, मनीष है, आलोक है। वो महिला का? चाची है मेरी। क्या नाम है उनका? रानी देवी। ये लोग कौन है आपके? चाचा चाची से है। मंगलवार को दूसरे दिन डिप्टी मेयर मानमर्दन शुक्ला ने सिकंदरपुर कुंडल बाढ़ग्रस्त इलाके के लगभग 300 परिवारों के बीच राहत सामग्री वितरित की। आपदा की इस घड़ी में डिप्टी मेयर गरीबों का मसीहा बनकर सामने आए हैं। इनके द्वारा प्रतिदिन बाढ़ग्रस्त इलाकों में राहत सामग्री का वितरण किया जा रहा है। इस मौके पर मुख्य रूप से वार्ड 17 के पार्षद विकास सहनी, अमित रंजन, पार्षद पति जीवेश कुमार एवं संजय सिन्हा सहित कई लोग उपस्थित थे। हाँ बताइए, क्या कार्यक्रम है यहाँ का? यहाँ पर बाढ़ राहत सामग्री बट रहा है, चिवड़ा मीठा बंटवा रहे हैं। जहाँ पर देख रहे हैं कि जहाँ पर ज़रूरत है वहाँ पर हम और हमारे पार्षद साथीगण मिलकर यहाँ पर व्यवस्था करवा रहे हैं और आगे भी ये चलता रहेगा जब तक ये समस्या रहे। सुशांत सिंह राजपूत मौत मामले में मुजफ्फरपुर के कुंदन कुमार सिंह ने सुप्रीम कोर्ट में एक इन्वेंशन याचिका दायर की है, जिसकी सुनवाई 5 अगस्त को होगी। इससे पहले कुंदन सिंह ने मुजफ्फरपुर सीजीएम कोर्ट में भी रिया चक्रवर्ती के खिलाफ याचिका दायर की थी, जिसे कोर्ट ने अपने अधिकार क्षेत्र से बाहर कर दिया था। कुंदन ने रिया चक्रवर्ती द्वारा सुप्रीम कोर्ट में दायर ट्रांसफर याचिका में पक्षकार बनाए जाने की मांग की है। कुंदन कुमार सिंह के वकील कमलेश कुमार ने कहा कि याचिका पर सुनवाई से पहले कुंदन को पार्टी बनाकर सुनवाई की जाए। सुप्रीम कोर्ट के इस मामले पर 5 अगस्त को सुनवाई होने वाली है। अधिवक्ता कमलेश कुमार ने कहा कि कुंदन कुमार को उस मामले में पार्टी बनने का पूरा हक है और उम्मीद जताई जा रही है कि सुप्रीम कोर्ट वादी की बात सुनेंगे। कि बिहार का लाल, बिहार का कर्तव्यनिष्ठ इंसान सुशांत सिंह राजपूत ने सुसाइड कर लिया है। हम मामले के तह तक गए, पेपर के माध्यम से, मीडिया के माध्यम से हमने पाया कि रिया चक्रवर्ती ने एक सोचा समझा साजिश करके बिहार के लाल को अपने आगोश में ले लिया है। रिया चक्रवर्ती ने विष कन्या का काम किया है। उसने सुशांत सिंह राजपूत का आर्थिक, शारीरिक, मानसिक शोषण करते हुए जब उसका मतलब खत्म हो गया तो सुशांत सिंह राजपूत को अपने लाइफ से दूध के मक्खी की तरह निकाल दिया। तत्पश्चात सुशांत सिंह राजपूत मौत के लिए मजबूर हो गए हैं। इसमें रिया चक्रवर्ती को सजा मिलना चाहिए, क्योंकि ये विषय सिर्फ
एक रिया चक्रवर्ती का नहीं है। हिंदुस्तान के धरती पर हजारों लाखों रिया चक्रवर्ती जैसे विष का न्याय घूम रही हैं और सुशांत सिंह राजपूत जैसे युवक को अपने आगोश में लेने के लिए तैयार हैं। ये रिया चक्रवर्ती के द्वारा सर्वोच्च न्यायालय दिल्ली में एक मिसलेनियस केस फाइल किया गया है। वो राजीव नगर पुलिस पटना बिहार के द्वारा जो प्राथमिकी दर्ज की गई है उसको ट्रांसफ़र करने के लिए मुंबई, उसकी सुनवाई 5 अगस्त को होनी है। ये कुंदन कुमार के द्वारा रिया चक्रवर्ती को आरोपी बना करके सर्वप्रथम मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी मुजफ्फरपुर के न्यायालय में मामला दर्ज कराया गया था। इस कारण से कुंदन कुमार अपने को इस मामले का सक्षम पक्षकार मानते हैं और इसी हैसियत से उनके द्वारा इंटरवेंशन पिटीशन फाइल किया गया है सर्वोच्च न्यायालय में, इस निवेदन के साथ कि मुझे भी रिया चक्रवर्ती के मिसलेनियस पिटीशन जो ट्रांसफ़र के लिए फाइल किया गया है उसमें पक्षकार बनाया जाए और मुझे भी पक्ष रखने का अवसर दिया जाए। हाँ, मेरे आवेदन को न्यायालय के द्वारा स्वीकार किया गया है। अब 5 अगस्त को सुनवाई होनी है। मैं उम्मीद करता हूं कि कुंदन कुमार को अपने माध्यम से या अपने अधिवक्ता के माध्यम से पक्ष रखने का अवसर सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा दिया जा सकता है। मंगलवार को बालाजी परिवार द्वारा श्री राम मंदिर भूमि पूजन अयोध्या में होने वाली 5 अगस्त की पूर्व संध्या पर बालाजी हनुमान मंदिर के प्रांगण में सैकड़ों दीप जलाकर खुशी मनाई गई और समाज में प्रत्येक परिवार से यह विनती की गई कि 500 वर्षों के बाद कल जो इतिहास रचने वाला है, इस अवसर पर अभी कोरोना आपदा में अयोध्या जाना संभव नहीं है और अपने घर पर ही दीप जलाकर दीपावली मनाकर अपनी उपस्थिति श्री राम के चरणों में जरूर समर्पित करें। इस मौके पर बालाजी परिवार के अध्यक्ष अमरेंद्र कुमार अमर, महासचिव मनोज कुमार सिंह, संगठन मंत्री प्रकाश श्रीवास्तव, मीडिया प्रभारी अभिषेक आर्य सहित काफी संख्या में लोग मौजूद थे। जय श्री राम। आज का कार्यक्रम यह है कि कल रामनवमी भूमि पर जन्मभूमि यह जन्म उत्सव बनाने के कारण बालाजी परिवार सपरिवार सोशल डिस्टेंस देखते हुए यहाँ जोत जलाने का कार्यक्रम किया गया है और पूरे देशवासियों से यह अनुरोध है कि कल की तैयारी करने के लिए जोत की जलाई गई। प्रभु श्री राम जन्मभूमि पर मंदिर निर्माण के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा 5 अगस्त को शिलान्यास के उपलक्ष्य में खुदीराम बोस स्मारक स्थल पर दीपोत्सव मनाने के लिए मंगलवार को नागरिक मोर्चा ने जिलाधिकारी को ज्ञापन सौंपा। मोर्चा के महासचिव मोहन प्रसाद सिन्हा ने सभी राष्ट्रभक्त हिंदुस्तानियों से अपील की है कि अपने अपने घरों पर दिया जलाकर इस ऐतिहासिक समय को यादगार बनाएं। मर्यादा पुरुषोत्तम प्रभु श्री राम के नाम एक दीप जलाने की अपील नागरिक मोर्चा ने आज तमाम राष्ट्रभक्त हिंदुस्तानियों से की है। आज इस संबंध में माननीय जिला पदाधिकारी जी को मैंने एक स्मारक पत्र दिया है नागरिक मोर्चा की ओर से कि नागरिक मोर्चा इस ऐतिहासिक पल को यादगार बनाने के लिए कोरोना महामारी और सोशल डिस्टेंस को ध्यान में रखते हुए काफी कम संख्या में लोगों को हमने बुलाया है और कल 5 अगस्त को जब ऐतिहासिक घटना देश में हो रही है, माननीय प्रधानमंत्री जी द्वारा राम जन्मभूमि पर प्रभु श्री राम का विराट मंदिर निर्माण के लिए शिलान्यास हो रहा है। उस ऐतिहासिक पल को यादगार बनाने के लिए यहाँ दीपोत्सव का कार्यक्रम रखा गया है। नागरिक मोर्चा के लिए शहीद खुदीराम बोस स्मारक स्थल ही सबसे बड़ा मंदिर है और उसी स्थान पर हम सभी कार्यक्रम का आयोजन करते हैं और कल भी प्रभु श्री राम के नाम एक दीप जलाने का कार्यक्रम हम लोगों ने शहीद खुदीराम बोस स्मारक स्थल पर ही रखा है। इसलिए मैंने तमाम राष्ट्र भक्तों से अपील की है कि आप चाहे जिस धर्म और संप्रदाय के मानने वाले हों, आप भी एक दीप जलाइए और राष्ट्रीय एकता का परिचय दीजिए। राम नाम में जादू ऐसा, राम नाम मन भाए रे, मन की अयोध्या तब तक सुनी जब तक राम ना आए रे। आज हम सब प्रभु श्री राम के चरणों में समर्पित हैं। ये 500 वर्षों की लड़ाई, 500 वर्षों तक हिंदुस्तानियों ने अयोध्या में श्री राम जन्मभूमि पर मंदिर निर्माण के लिए संघर्ष किया है। कितने हमारे हिंदुस्तानी शहीद हो गए। जिस प्रकार
सोमनाथ मंदिर को मोहम्मद गजनी ने कई बार तोड़ा था और आजादी मिलने के बाद डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद सरदार वल्लभ भाई पटेल के सहयोग से उस विराट मंदिर का निर्माण हुआ। उसी प्रकार आज भी माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के सहयोग से इस विराट मंदिर का निर्माण होगा, जिसका ऐतिहासिक कार्यक्रम 5 अगस्त को अयोध्या में होने जा रहा है। आज की खबरों में बस इतना ही। कल फिर मिलेंगे कुछ नई खबरों के साथ। तब तक के लिए हमारी न्यूज़ टीम को दीजिए इजाजत। नमस्कार।